कटक में भड़की हिंसा ने मचाई सनसनी। एक रिलीजियस प्रोसेशन के दौरान हुई झड़प में पुलिस और वीएचपी के वर्कर्स आमने सामने। पथराव और तोड़फोड़ में 25 लोग घायल, जिनमें 8 पुलिसकर्मी भी शामिल। हालात बिगड़ने पर एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत 36 घंटे का कर्फ्यू लागू किया और इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड कर दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या फिर फंडामेंटल राइट्स वर्सेस स्टेट पावर की एक बड़ी बहस? क्या इंटरनेट सस्पेंशन और कर्फ्यू जैसी सख्त कार्रवाई आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, या ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पब्लिक सेफ्टी की रक्षा के लिए जरूरी कदम है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। तो कटक में जो हुआ वो वाकई काफ़ी सीरियस लगता है। पहले एक रिलीजियस प्रोसेशन, फिर झड़प, पत्थरबाजी हुई और फिर अगले दिन वीएचपी की रैली पर वायलेंस। आखिर हुआ क्या था वहाँ? थोड़ा विस्तार से समझते हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द फैक्ट्स। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये इंसिडेंट्स असल में 2 दिनों में हुए हैं। पहला मामला हुआ फ्राइडे देर रात को। दुर्गा पूजा मूर्ति से विसर्जन का प्रोसेशन था। कटक में हाथी पोखरी इलाके के पास से गुजर रहा था। अच्छा। तो वहां कुछ लोकल लोगों ने प्रोसेशन में जो तेज संगीत बज रहा था, मतलब लाउड म्यूजिक, उस पे ऑब्जेक्शन किया और बस वहीं से बात बढ़ गई। ये ऑब्जेक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक हिंसक झड़प में बदल गया। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि छतों से स्टोन पेल्टिंग हुई, मतलब पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंकी गईं। ओहो। और इसमें कटक के डीसीपी हैं खिलाड़ी ऋषिकेश ज्ञानदेव, वो भी घायल हुए हैं। उनके अलावा और भी कई लोग इंजर्ड हुए हैं। लेकिन सिर्फ लाउड म्यूजिक पे ऑब्जेक्शन से इतनी बड़ी वायलेंस, क्या ये थोड़ा मतलब अजीब नहीं लगता? या क्या बैकग्राउंड में कोई पुरानी टेंशन चल रही थी? ट्रिगर पॉइंट बहुत छोटा लगता है, पर हाँ, हो सकता है कि कुछ अंडरलाइंग टेंशन्स रही हों। हालांकि जो अवेलेबल सोर्सेज हैं उनमें किसी स्पेसिफिक पुरानी रंजिश या टेंशन का जिक्र सीधे तौर पर नहीं है। अच्छा। पर हाँ, ये डिसएग्रीमेंट काफी बढ़ गया और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। संडे को फिर से वायलेंस बढ़ गया। संडे को फिर क्या हुआ? विश्व हिंदू परिषद वीएचपी, उन्होंने एक मोटरसाइकिल रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन इस रैली पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे। मतलब प्रशासन की तरफ से पूरी परमिशन नहीं थी या शायद कुछ शर्तें लगाई गई थीं। रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद रैली निकालने की कोशिश हुई? अच्छा। यस, एग्जैक्टली। और जब पुलिस ने रैली को रोकने की कोशिश की तो प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच फिर से कॉन्फ्रंटेशन हो गया। आरोप यह है कि प्रोटेस्टर्स हिंसक हो गए और इसके बाद फिर वही स्टोन पेल्टिंग, आगजनी हुई। गौरीशंकर पार्क के पास रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 8-10 जगहों पर आग लगाई गई। दुकानें, गाड़ियां, यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरे, उनमें भी तोड़फोड़ की रिपोर्ट्स हैं। ओह, काफी नुकसान हुआ मतलब। हाँ बिल्कुल। और फिर पुलिस को सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए टियर गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ा। तो कुल मिलाकर इन 2 दिनों की हिंसा में कम से कम 25 लोग घायल हुए हैं और इनमें 8 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। 25 लोग घायल, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी वॉलेटाइल हो गई थी। हाँ। जाहिर है एडमिनिस्ट्रेशन को फिर तुरंत एक्शन लेना पड़ा होगा। क्या स्टेप्स लिए गए? एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ तेजी से रिस्पॉन्ड किया। पहला बड़ा कदम था कर्फ्यू लगाना। संडे रात 10 बजे से अगले 36 घंटे के लिए कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया। 36 घंटे का कर्फ्यू? हाँ, कटक के जो सेंसिटिव इलाके माने जा रहे थे, जैसे दरगाह बाजार, मंगला बाग, पुरी घाट, लाल बाग, जगतपुर, इन सब जगहों पर लोगों को घरों में रहने को कहा गया ताकि शांति बहाल हो सके। राइट। और दूसरा बड़ा कदम जिस पर आज हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो था इंटरनेट सस्पेंशन। एब्सोल्युटली, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अथॉरिटीज ने इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विसेज को सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी किया। कब से कब तक? ये सस्पेंशन था संडे शाम 7 बजे से मंडे शाम 7 बजे तक, मतलब 24 घंटे के लिए। इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स जो पहले ट्विटर था, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये सारी पॉपुलर सर्विसेज बंद कर दी गईं। और ये फैसला कटक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सीएमसी, कटक डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए और एक 42 मौजा क्षेत्र है, उन इलाकों में लागू किया गया था। और जैसा आपने कहा, ये इंटरनेट शटडाउन सिर्फ कटक की कहानी नहीं है, ये पूरे इंडिया में एक बड़ा सेंसिटिव इशू बन गया है ना। इसके लीगल एंगल्स क्या हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। यहीं पर मामला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत क्रूशियल भी। इंटरनेट शटडाउन आजकल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का एक, कह सकते हैं, हथियार जैसा बन गया है। इसके पीछे लॉजिक ये दिया जाता है कि इससे अफवाहें, माने र्यूमर्स, उनको फैलने से रोका जा सके, हेट स्पीच को रोका जा सके और आगे वायलेंस ना भड़के। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कर्फ्यू और इंटरनेट शटडाउन ये किस लीगल अथॉरिटी के तहत इम्पोज किए? मतलब कानून क्या कहता है? देखिए, कर्फ्यू तो लगाया गया भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के रेलेवेंट प्रोविजंस के तहत। ये कोड पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की पावर देता है अथॉरिटीज को। ओके। जहां तक इंटरनेट शटडाउन की बात है, इसके लिए अब इंडिया में स्पेसिफिक लॉज हैं। पहले मतलब 2017 तक ज्यादातर शटडाउन्स होते थे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत। हाँ, सेक्शन 144 तो काफी सुना है।
बिल्कुल, ये सेक्शन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जनरल पावर्स देता है कि वो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बनाए रखने के लिए ऑर्डर्स इशू कर सकते हैं। वैसे सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 से रिप्लेस कर दिया गया है और सेक्शन 144 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविजन है वो अब बीएनएसएस में सेक्शन 163 है। लेकिन अब शायद टेलीकॉम एक्ट का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है शटडाउन्स के लिए। यस, दैट्स द की लीगल शिफ्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। अब ज्यादातर शटडाउन्स नए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट 2023 के तहत होते हैं। स्पेसिफिकली इस एक्ट की धारा 22 के तहत सरकार ने रूल्स बनाए हैं, टेलीकम्युनिकेशंस टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज रूल्स 2024। अच्छा, नए रूल्स भी आ गए? हाँ, 2024 में ये रूल्स खास तौर पर टेलीकॉम सर्विसेज, जिसमें इंटरनेट भी आता है, उनको टेम्परेरी बेसिस पर सस्पेंड करने की प्रोसीजर और ग्राउंड्स बताते हैं, प्राइमरीली पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक ऑर्डर के लिए। इस नए एक्ट ने पुराने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को रिपील कर दिया है, जिसके तहत पहले शटडाउन्स होते थे। तो अब एक तरह से एक डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क है इंटरनेट शटडाउन्स के लिए। सो द गवर्नमेंट क्लियरली हैज द पावर, सरकार के पास शक्ति है। लेकिन यहीं पर वो फंडामेंटल सवाल आता है, स्टेट पावर वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का। क्या ये कदम आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज जैसे इंटरनेट को भी कई बार इंटरप्रेट किया जाता है, क्या ये उनको इन्फ्रिंज नहीं करते, उन पर असर नहीं डालते? यही सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की गारंटी देता है, लेकिन आर्टिकल 19(2) इसी फ्रीडम पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की इजाजत भी देता है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी उचित प्रतिबंध। हाँ, उचित प्रतिबंध। और ये रिस्ट्रिक्शंस कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स पर ही लगाए जा सकते हैं, जैसे भारत की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, स्टेट की सिक्योरिटी, फॉरेन स्टेट्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन या किसी अपराध के लिए उकसाना। इंटरनेट शटडाउन्स को पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के ग्राउंड पे जस्टिफाई किया जाता है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाला टर्म जो है, ये सुनने में बड़ा सब्जेक्टिव लगता है। मतलब रीजनेबल क्या है, ये कौन तय करेगा? हाउ इज रीजनेबलनेस डिटरमिन्ड? एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छा सवाल है। रीजनेबिलिटी ही की है। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ये साफ किया है कि रिस्ट्रिक्शन आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, मतलब मनमाना ना हो, एक्सेसिव ना हो, जरूरत से ज्यादा ना हो, और रिस्ट्रिक्शन और जिस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है उसके बीच एक रैशनल कनेक्शन होना चाहिए, एक सीधा संबंध हो। यहीं पर प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट आता है, आनुपातिकता का सिद्धांत। मतलब क्या उठाया गया कदम जैसे शटडाउन उस थ्रेट के प्रोपोर्शन में है जिसे एड्रेस किया जा रहा है? क्या कोई कम दखल देने वाला लेस इंट्रूसिव ऑल्टरनेटिव मौजूद था? अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भासिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस में इंटरनेट शटडाउन्स पर काफी विस्तार से बात की थी। कोर्ट ने कहा था कि इनडेफिनिट सस्पेंशन, मतलब अनिश्चित काल के लिए इंटरनेट बंद करना परमिसिबल नहीं है, और शटडाउन्स को नेसेसिटी और प्रोपोर्शनैलिटी के टेस्ट पर खरा उतरना होगा। राइट। कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इंटरनेट के माध्यम से ट्रेड और कॉमर्स करना, ये आर्टिकल 19 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड हैं। ओके, तो लीगल फ्रेमवर्क इजाजत देता है, पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जैसे प्रोपोर्शनैलिटी। अब जरा तर्कों पर आते हैं। अथॉरिटीज शटडाउन लगाती क्यों हैं? पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं? सोर्सेज में कई एग्जाम्पल्स दिए गए थे। हाँ, अथॉरिटीज शटडाउन्स को कई अलग अलग सिचुएशंस में जरूरी मानती हैं। जैसे पहला, नेशनल सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जम्मू एंड कश्मीर है, जहां 2019 में आर्टिकल 370 हटाने के बाद बहुत लंबे समय तक शटडाउन रहा। जस्टिफिकेशन ये था कि इससे सेपरेटिस्ट प्रोपेगेंडा और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोका जा सकेगा। दूसरा, कम्युनल या एथनिक वायलेंस को रोकना। ये कटक जैसे केसेस में प्राइमरी रीजन होता है। मणिपुर में 2023 में जो एथनिक क्लैशेस हुए, या हरियाणा के नूह में 2023 में कम्युनल वायलेंस हुई, उसके बाद इंटरनेट सस्पेंड किया गया ताकि भीड़ को मोबिलाइज होने से रोका जा सके और अफवाहें ना फैलें। सही है। तीसरा, मिस इन्फॉर्मेशन और हेट स्पीच को रोकना। ये आज के सोशल मीडिया के जमाने में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। दिल्ली राइट्स 2020 के दौरान भी र्यूमर्स और हेट स्पीच रोकने के लिए शटडाउन्स का इस्तेमाल हुआ था। हाँ, ये तो बहुत तेजी से फैलती हैं चीजें। बिल्कुल। चौथा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्रोटेस्ट्स के दौरान, जैसे NTCA प्रोटेस्ट्स या फार्म बिल प्रोटेस्ट्स के समय देखा गया, ताकि लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन या डिसरप्शन को रोका जा सके। अच्छा। और पांचवा, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, एग्जाम्स में चीटिंग रोकना। राजस्थान में RET एग्जाम हुई थी 2021 में। उस दौरान पूरे स्टेट में इंटरनेट शटडाउन लगा दिया गया था ताकि ऑनलाइन चीटिंग ना हो सके। एग्जाम्स के लिए शटडाउन, ये तो काफी एक्सट्रीम लगता है। हाँ, इसकी काफी आलोचना भी हुई थी। तो ये कुछ मुख्य जस्टिफिकेशंस हैं जो अथॉरिटीज देती हैं।
ये जस्टिफिकेशंस अपनी जगह है, खासकर पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी को लेकर चिंताएं समझ आती हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो बहुत गंभीर है। इंटरनेट शटडाउन्स के खिलाफ क्या तर्क हैं? इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? सोर्सेज में कुछ बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बताए गए हैं। हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट्स बाकी बहुत सिग्निफिकेंट हैं और मल्टी डायमेंशनल है, मतलब कई स्तरों पर असर पड़ता है। एक एक करके देखते हैं। पहला, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ये बहुत बड़ा है। एक्सेस नाउ नाम की संस्था है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के पहले 6 महीनों में ही शटडाउन से इंडिया को $1.9 बिलियन का नुकसान हुआ। अरे बाप रे, 1.9 बिलियन सिर्फ 6 महीने में? हाँ, और $118 मिलियन की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ा। 2020 में ये नुकसान 2.8 बिलियन का था और इससे 10 मिलियन से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। आज की डिजिटल इकोनॉमी में सोचिए, छोटे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स सब कितने ज्यादा इंटरनेट पर निर्भर हैं। बिल्कुल, ये तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रहा, ये तो सीधे सीधे इकोनॉमी को हिट कर रहा है। जॉब्स का क्या? इंटरनेट सोसाइटी का एक नेट लॉस कैलकुलेटर है। उसका अनुमान है कि इंडिया में सिर्फ एक दिन के शटडाउन से करीब 379 लोग अपनी नौकरी खो सकते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। एक दिन में 379 लोग? हाँ, सोचिए, गिग वर्कर्स, ऑनलाइन सेलर्स, आईटी फ्रीलांसर्स, उनकी तो पूरी लाइवलीहुड ही रुक जाती है। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है ह्यूमन राइट्स और सेफ्टी पर। शटडाउन्स की वजह से क्राइम्स की रिपोर्टिंग मुश्किल हो जाती है, जैसे हत्या, बलात्कार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा। जस्टिस तक पहुंचने में देरी होती है। ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस कई बार अंडर रिपोर्टेड रह जाते हैं। ये भी बहुत गंभीर बात है। तीसरा, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन। ये सीधे सीधे आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ट्रेड और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जिससे अक्सर आर्टिकल 21 से जोड़ा जाता है, को प्रभावित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इंटरनेट एक्सेस आज बहुत जरूरी है, हालांकि इसे अभी तक फंडामेंटल राइट घोषित नहीं किया गया है। डिजिटल फ्रीडम कम होती है। चौथा, मीडिया फ्रीडम पर असर। जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग करने, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने और खबरें फैलाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। JNK 2019 में यह साफ दिखा था। हाँ। और पांचवां, एसेंशियल सर्विसेज में बाधा। खासकर पैंडेमिक के बाद हमारी निर्भरता ऑनलाइन एजुकेशन और टेलीमेडिसिन पर बहुत बढ़ गई है। शटडाउन से ऑनलाइन क्लासेस, एग्जाम्स, हेल्थ केयर इन्फॉर्मेशन तक पहुंच, ऑनलाइन कंसल्टेशंस, यहां तक कि इमरजेंसी सर्विसेज के कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत आती है। तो एक तरफ पब्लिक सेफ्टी का कंसर्न है और दूसरी तरफ इकोनॉमी, राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब पर इतना सीरियस इम्पैक्ट। ये तो वाकई एक क्लासिक गवर्नेंस डिलेमा है। इससे बैलेंस कैसे किया जाए? क्या कोई गाइडलाइंस या रिकमेंडेशंस हैं इस पर? पार्लियामेंट्री कमेटी ने शायद कुछ कहा था। यस, बिल्कुल। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने 2021 में अपनी एक रिपोर्ट दी थी, जिसका टाइटल था सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट। इसमें कमेटी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण रिकमेंडेशंस थी, जिनका मकसद इसी बैलेंस को साधना था। क्या थी वो रिकमेंडेशंस? कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। पहला, स्टडी एंड अडॉप्ट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। कमेटी ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, DOT को दूसरे डेमोक्रेटिक देशों के रूल्स देखने चाहिए और जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सूटेबल हों उन्हें अपनाना चाहिए। अच्छा। दूसरा, डिफाइंड पैरामीटर्स फॉर सस्पेंशन। शटडाउन लगाने के ग्राउंड्स वेग नहीं होने चाहिए। क्लियर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होने चाहिए कि किन परिस्थितियों में शटडाउन लगाया जा सकता है, ताकि मनमानी ना हो। क्लैरिटी होनी चाहिए। तीसरा, एडहेरेंस टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये बहुत क्रूशियल है। शटडाउन को लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, मतलब आखिरी उपाय। क्या थ्रेट इतना बड़ा है कि कंप्लीट शटडाउन जरूरी है, और शटडाउन हटाने की भी एक क्लियर प्रोसीजर होनी चाहिए ताकि ये अनिश्चित काल तक ना चले। कमिटी ने अनुराधा भासीन जजमेंट को फॉलो करने पर जोर दिया। प्रोपोर्शनैलिटी और टाइम बाउंड एक्शन, ठीक है। चौथा, मेक रिव्यू कमिटी मोर इंक्लूसिव। अभी जो कमिटी शटडाउन ऑर्डर्स को रिव्यू करती है, उसमें ज्यादातर एग्जीक्यूटिव के लोग होते हैं। कमिटी ने सजेस्ट किया कि इसमें रिटायर्ड जजेस और पब्लिक मेंबर्स को शामिल किया जाए, ताकि ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी और पब्लिक ट्रस्ट हो। हाँ, ये इंडिपेंडेंट ओवरसाइट जरूरी है। पांचवा, पॉलिसी फॉर सिलेक्टिव बैनिंग। पूरे इंटरनेट को बंद करने के बजाय DOT को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे सिर्फ स्पेसिफिक सर्विसेज, जैसे कुछ सोशल मीडिया ऐप्स या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को टारगेट किया जा सके। इससे एसेंशियल सर्विसेज चलती रहेंगी और मिस इन्फॉर्मेशन भी रुक सकेगा। इसे सर्जिकल स्ट्राइक अप्रोच कह सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है, ब्लैंकेट बैन की जगह टारगेटेड एक्शन। बिल्कुल। और छठा, स्टडी द इफेक्टिवनेस। कमिटी ने DOT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA को रेकमेंड किया कि वो शटडाउन्स के एक्चुअल इम्पैक्ट और इफेक्टिवनेस पर एक स्टडी करें। क्या शटडाउन्स वाकई पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करने में इफेक्टिव हैं या इनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा भारी पड़ रहे हैं? ये रेकमेंडेशंस तो काफी प्रैक्टिकल लगती है। बेसिकली कमेटी कह रही है कि शटडाउन्स का इस्तेमाल सोच समझकर, कम से कम पारदर्शी तरीके से और इंडिपेंडेंट ओवरसाइट के साथ होना चाहिए। तो कुल मिलाकर कटक की ये घटना
और ये पूरी डिस्कशन खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और इंडियन गवर्नेंस को समझने वालों के लिए इसका की टेक अवे क्या है, ये सिलेबस से कैसे जुड़ता है? देखिए, कटक की घटना एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है उस फ्रिक्शन का, उस तनाव का, जो स्टेट की ड्यूटीज पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, आर्टिकल 21 के तहत लाइफ और सेफ्टी प्रोटेक्ट करना, और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, ट्रेड के बीच होता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक कई पेपर से जुड़ता है, जैसे जीएस पेपर 2, गवर्नेंस इश्यूज, राइट्स और सिक्योरिटी को बैलेंस करना, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19, 21, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, डीएम पुलिस के एक्शंस, स्टैट्यूटरी बॉडीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज, टेलीकॉम एक्ट, जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जैसे अनुराधा भासिन, ये सब इसमें कवर होता है। और जीएस 3? जीएस पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे कम्युनल वायलेंस, रूमर मॉन्गरिंग, पुलिसिंग चैलेंजेस, रोल ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इंटरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और पोटेंशियल थ्रेट वेक्टर भी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज, शटडाउन्स की कीमत, और साइंस एंड टेक, डिजिटल इंडिया पर असर। और एसए में भी आ सकता है। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फ्रीडम वर्सेस सिक्योरिटी, गवर्नेंस एथिक्स, रोल ऑफ स्टेट इन डिजिटल एज, इनसे जुड़े टॉपिक्स पर एसए में ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। और वो कोर एनालिटिकल कॉन्सेप्ट क्या है जिस पर एस्पिरेंट्स को फोकस करना चाहिए? कोर कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 19(2) के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के बीच का इंटरप्ले, उनका आपसी संबंध। एस्पिरेंट्स को कटक जैसी सिचुएशंस को एनालाइज करते समय ये सवाल पूछने चाहिए: क्या कर्फ्यू का ड्यूरेशन प्रोपोर्शनेट था? क्या इंटरनेट शटडाउन का जियोग्राफिकल एक्सटेंट जस्टिफाइड था? क्या कोई लेस इंट्रूसिव मेजर्स जैसे सेलेक्टिव ब्लॉकिंग, पब्लिक अनाउंसमेंट्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट सोचे गए या पॉसिबल थे? क्या शटडाउन को पीरियोडिकली रिव्यू किया गया जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? इन पहलुओं को एनालाइज करना बजाय कोई एक्सट्रीम स्टैंस लेने के एक बैलेंस्ड आंसर के लिए क्रूशियल है। स्टेट का एक्शन नेसेसरी होना चाहिए, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए और उस लेजिटिमेट एम के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए जिसे वो हासिल करना चाहता है। ये एनालिसिस के लिए एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। मतलब बात ये नहीं है कि शटडाउन्स अच्छे हैं या बुरे, बल्कि ये कि क्या वो किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी, प्रोपोर्शनेट और कानूनी है और उनके भारी कोलैटरल डैमेज को ध्यान में रखा गया है या नहीं। प्रिसाइजली, बिल्कुल सही। ये उसी नाजुक संतुलन को खोजने के बारे में है जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ज़रूरी है, खासकर आज के डिजिटल एज में जहां इंटरनेट हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू से जुड़ चुका है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इंटरनेट सस्पेंशन और कर्फ्यू जैसे कदम हिंसा रोकने के लिए जरूरी हैं या फिर ये नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स पर अतिक्रमण करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।